Hey everyone, this is Samian Demla and you are watching your own study platform Rocket Science. First of all, हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ़ यू. ठीक है, हम एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कंट्री के अंदर रहते हैं एंड हम बहुत खुश नसीब है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे पास सभी तरीके के राइट्स हैं एंड सभी तरीके की हमारे पास को सोचने की और अपनी बात को रखने की आज़ादी है ना. हम अपने देश के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं कि जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको ज़रूर निभाएं. ठीक है, जो हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, हर चीज़ को अच्छे से करना एंड हर किसी के साथ वेल बिहेव्ड रहना. ठीक है, विद दिस मोटो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कैंसर. कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ इन दिस यूनिवर्स. ठीक है, इस बीमारी का इलाज तो है बट वो भी काफ़ी ख़तरनाक है. ठीक है, तो ये बीमारी दुनिया भर में हज़ारों लोगों की जान लेती है एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, और अगर हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ की बात करें तो उसमें ये सबसे ज़्यादा कारण बनती है लोगों की डेथ होने का ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, आप सब कैंसर को अच्छे से जानते भी होंगे, आपने कहीं उनमें मूवीज़ में या फिर कई जगह नाम ज़रूर सुना होगा इस डिसीज़ का. ठीक है, तो चैप्टर है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ ऑफ क्लास 12th. ठीक है, सो बिफोर दैट please subscribe our channel and hit the bell icon so that you will get all the notifications first on your device. So let's start with our today's topic. So yes, with yet another notes. ठीक है, हम आज करने वाले हैं कैंसर वाया माई हैंड रिटन नोट्स. ठीक है, सो लेट्स चूज अ कलर. यस, सो आज का टॉपिक है कैंसर. हर कोई कैंसर के बारे में जानता है कि ये क्या है, एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है. ये एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है. ठीक है, ये किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से नहीं होती है. ये एक बहुत बड़ा मिसनोमर है लोगों में कि अगर किसी को कैंसर है तो हम उसको छू दें या उसके किसी चीज़ को इस्तेमाल कर ले तो हमें भी कैंसर हो सकता है, बट ऐसा कभी नहीं होता. बिकॉज कैंसर हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर होने वाली एक डिसीज़ है जो कि कभी भी किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है. ये हमारे खुद की इम्यूनिटी ख़राब होना या खुद के सेल्स ख़राब होने की वजह से ही होती है. ठीक है, सो यहाँ पे वही लाइन लिखी है जो मैंने शुरुआत में बोली थी. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट और ड्रेडेड मतलब होता है खतरनाक डिसीज़ कॉजिंग डेथ अक्रॉस ऑल द वर्ल्ड. ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा डिसीज़ करने वाली और ख़तरनाक बीमारी कैंसर है. ठीक है, अब ये कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मल सेल्स से काफ़ी अलग होते हैं. ठीक है, अब नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स में क्या फ़र्क होता है उसके बारे में अभी हम देखते हैं. ठीक है, अब इनके अंदर ना अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड सेल डिवीज़न होता है. ठीक है, यानी कि एक सेल है. अब हम सब ने सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल के अंदर ये चीज़ पढ़ी है कि जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसको ऑर्डर देता है कि कब तक उसको डिवाइड करना है एंड कब तक उसको डिवाइड नहीं करना है. यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब कोई सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट होता है तो वो अपनी डिवीजन करने की जो एबिलिटी है, यानी कि उसकी न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है डिवीजन पे, वो खो जाता है. ठीक है, और सेल रैपिडली डिवाइड करता रहता है जब तक उसे मतलब वो रुकता ही नहीं है. क्या उसे कब तक ऑर्डर तो तब तक आता है जब सेल नॉर्मल होता है. कैंसर सेल के ऊपर कोई काम ही नहीं होता, इसलिए वो बिना किसी कंट्रोल के डिवाइड करते रहते हैं. अगली चीज़ है नो कॉन्टैक्ट इनिबिशन. ठीक है, नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब क्या होता है, जब भी कोई सेल ग्रो करते करते किसी और सेल के कांटेक्ट में आता है तब उसके पास सिग्नल आ जाता है कि नाउ फर्दर उसे ग्रो नहीं करना है. जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में शो करा हुआ है. यहाँ पे हमने एक नॉर्मल सेल्स को कल्चर में रखा है जिसमें देखिए ये सभी सेल्स एक दूसरे के लगभग कांटेक्ट में ही है, तो अब ये आगे ग्रो नहीं कर रहे हैं. बट मान लीजिए अगर यहीं पर इसमें बीच में छोटा सा एक हमने कुछ कैंसर सेल्स का रख दिया टुकड़ा. ठीक है, तो वहाँ पे सेल्स रैपिडली ग्रो करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पर जगह नहीं है बट फिर भी सेल्स ग्रो करे जा रहे हैं. यानी कि ये अपना कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को खो देते हैं. तेरे बोल रहे हो आपकी आवाज़ ही आएगी फिर इसके स्टॉप डिवाइडिंग अपॉन कॉन्टैक्ट विद नेबरिंग सेल्स. ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो अपने नेबरिंग सेल्स को टच में आकर वो डिवाइड करना रुक जाते हैं. ठीक है, बट जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनमें ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है. ठीक है, यहाँ पर एक नोट में भी ये बात लिखी हुई है दैट नॉर्मल सेल्स अपॉन कॉन्टैक्ट विद नेबरिंग सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग. ये डिवाइड करना रुक जाते हैं, बट कैंसरस सेल्स शो नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कि किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट इनहिबिशन उनके पास नहीं होता है. नेक्स्ट इज दे आर इमोर्टल. देखिए जो भी कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग स्पीशीज़ होती है उनको हम इमोर्टल
कंसीडर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो टीलोमियर्स हैं वो टीलोमियर्स हमेशा मेंटेन्ड रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एपोप्टोसिस नहीं होती है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है नेचुरल सेल डेथ नहीं होती। अब एक सेल है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आरबीसी ले लेते हैं, ये आरबीसी है। आरबीसी का लाइफ स्पैन हम सबको पता है, वी हैव ऑलरेडी डन विद इट इन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कि 120 डेज का इसका लाइफ स्पैन होता है। 120 डेज बाद जो बड़े से बड़ा ये स्ट्रॉन्गेस्ट आरबीसी भी होगा वो भी मर जाएगा, ठीक है। एंड उसकी जगह पर हमारे पास नए आरबीसी आ जाएंगे। बट जो कैंसरस सेल्स होते हैं, अगर हमारे किसी के आरबीसी में कैंसर है एंड उसका आरबीसी फिर कभी भी डेड नहीं होगा। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि कैंसर जो ये बीमारी है ये बॉडी में रैपिडली फैलती है, बिकॉज इसके जो सेल्स है वो अनलिमिटेड हो जाते हैं बॉडी में, और बॉडी उनको टॉलरेट नहीं कर पाती और एक जगह से दूसरी जगह में वो सेल्स मूव करते हैं, ठीक है। अभी हम आगे 2 तरीके के ट्यूमर्स देखेंगे, ठीक है, और उनमें से देखेंगे कौन से कैंसरस होते हैं कौन से नहीं होते। यहाँ पे इसी बात को वाया डायग्राम एक्सप्लेन करके दिया गया है कि ये हमारा एक क्रोमैटिड है या क्रोमोजोम बोल सकते हैं, ठीक है, क्रोमोजोम है। इस पे ऊपर हम सबको पता है टीलोमियर्स होते हैं, ठीक है। अब जब डीएनए बार बार रिपीट होता है, यानी कि बार बार डीएनए सीक्वेंस बनते हैं क्रोमोजोम्स के अंदर, तो ये डिवीजन की वजह से टीलोमियर छोटा होता रहता है, ठीक है। बार बार डिवीजन होती है, टीलोमियर की डिवीजन नहीं होती है। टीलोमियर्स एक डीएनए मॉलिक्यूल से दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल में बट कर जाता है, ठीक है, ये डिवाइड नहीं होता। इसी शॉर्टनिंग की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि जब सेल के पास बिल्कुल टीलोमियर खत्म हो जाता है एंड वो डेड हो जाता है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि ह्यूमंस की डेथ भी इसी वजह से होती है, जब उनके सारे सेल्स का टीलोमियर खत्म हो जाता है, सभी सेल्स अब अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी खो चुकी है, तब ह्यूमन को डेड कंसीडर कर दिया जाता है, ठीक है। टीलोमियर होता है मेंटेनेंस ऑफ टीलोमियर कैंसर सेल्स में हमें दिखती है, यानी कि नो एपोप्टोसिस, किसी भी तरीके की डेथ ऑफ सेल्स नहीं होती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान की ही डेथ नहीं होगी, कि यहाँ पे सेल की डेथ नहीं हो रही तो इंसान की भी डेथ नहीं होगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ ट्यूमर्स। देखिए ट्यूमर्स और कैंसर में फ़र्क ये है, ट्यूमर सिर्फ सेल का गुच्छा है, ठीक है। जब मान लीजिए कुछ सेल्स एक सिस्ट की तरह एक जगह पर जमा हो गए हैं, ठीक है, इट इज़ जस्ट अ ट्यूमर। और अगर वो एक जगह रुके हुए हैं तो बिल्कुल सेफ है, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, बिकॉज वो ट्यूमर एक जगह पे रुका हुआ है, वो आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं देने वाला, वो ऐसे ही बस एक गांठ सी बन चुकी है, वो कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है। तो इस तरीके के ट्यूमर को हम बोलते हैं बेनिंग ट्यूमर। बेनिंग ट्यूमर जो होता है ये एक मास ऑफ सेल्स है जो एक जगह पर लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड मतलब एक जगह पर फिक्स्ड है, और ये किसी भी तरीके का कैंसर प्रोड्यूस नहीं करते। आगे हम बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की। ये भी एक तरीके का ट्यूमर है, ठीक है। सारे ट्यूमर्स कैंसर्स नहीं होते और सारे कैंसर्स ट्यूमर नहीं होते, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हम एक बहुत ही बड़ा वो ले रहे हैं कि ज़्यादातर ऐसा होता है, ठीक है, मेजर यही होता है, ठीक है, बट सारे कैंसर्स ट्यूमर्स की वजह से नहीं होते, ठीक है। मास ऑफ सेल्स विच इज़ पोटेंशियल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि इनमें जो गुच्छा बना ये वाला सेल का, ये एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में ट्रैवल कर सकता है। फॉर एग्जांपल किसी की पैर में मैलिग्नेंट ट्यूमर बना एंड वो मूव करते 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 उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में घूम रहा है, ठीक है। अब इसकी जो फितरत होती है वो क्या होती है कि ये एक जगह पर जहाँ बना है वहाँ से मूव करके जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और ब्लड वेसल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ब्लड वेसल्स हमेशा टिश्यूज़ यानी कि मास ऑफ सेल्स को ब्लड पहुँचाती हैं, ठीक है। जब उनको दिखता है कि यहाँ पे काफ़ी सारा मास है, काफ़ी सारे सेल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स इस मैलिग्नेंट ट्यूमर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है, ये इनसे सारा न्यूट्रिशन डिराइव करता है, यानी कि ह्यूमन का जितना भी न्यूट्रिशन है वो ये वेस्ट सेल्स ले जाते हैं, और ह्यूमन बॉडी वीक है और वीकर होती रहती है, ठीक है। इसी वजह से जो लोग इस बीमारी को सफ़र करते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, उनका वेट लॉस हो जाता है काफ़ी, ठीक है। सो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। इन सेल्स को हम नियोप्लास्ट भी कहते हैं, या इन सेल्स के जो गुच्छे होते हैं उसको हम नियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मूवमेंट यानी कि मेटास्टियासिस, यानी कि ये जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। और ये कैंसरस होते हैं, ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, कैंसरस सेल्स अट्रैक्ट ब्लड वेसल्स, नई ब्लड वेसल्स को ये अट्रैक्ट करते हैं नई लोकेशंस पे, एंड कम्पीट विद नॉर्मल सेल्स फॉर न्यूट्रिशन, नॉर्मल सेल्स से लड़ते हैं न्यूट्रिशन के लिए, और ये जीत भी जाते हैं बिकॉज इनके पास अलग ही तरीके की प्रॉपर्टी है। इसी वजह से जो हमारी न्यूट्रिशन है वो अपने ओरिजिनल सेल्स को ना मिलकर इन कैंसरस सेल्स को मिलता रहता है।
लेट्स मूव टूवर्ड कि यहाँ पे एक जेनेटिक कंट्रोल या रेगुलेटरी मैकेनिज्म पर आ जाते हैं जो कि कैंसर कॉज करता है। ब्रेक डाउन ऑफ विच रेगुलेटरी मैकेनिज्म कॉजेज कैंसर, कौन सा रेगुलेटरी मैकेनिज्म खराब हो जाता है जिसकी वजह से कैंसर होता है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पता है हमारी जीन्स होती हैं, दो तरीके की जीन्स होती हैं जो इस चीज़ से डील करती हैं। वो है, पहली है सेलुलर ऑन्कोजीन या सी ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन, ये 3 नाम है। अगली है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। अब सबसे पहले हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स के बारे में देख लेते हैं। दीज आर नॉर्मल जीन्स, ये नॉर्मल जीन्स है जो हर एक इंडिविजुअल के अंदर होती हैं। दैट कंट्रोल्स द परमानेंट सेल ग्रोथ, जैसे कि मैंने बताया जेनेटिकली सेल ग्रोथ कंट्रोल होती है। अब जो सेल ग्रोथ होनी है उसको ये कंट्रोल करते हैं, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन मतलब सेल का परमानेंट होना। डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, यहाँ पे कोई एक सेल है, ठीक है। अब इसमें फर्दर डिवीजन नहीं होनी तो ये हो गया डिफरेंशिएट, यानी कि इसकी कुछ ऐसी शेप बन गई, अब ये ऐसा ही रहेगा। ये वापस भी जा सकता है, जिसके बारे में आपने बॉटनी में पढ़ा होगा क्लास 11 में। अब देखिए क्या होता है, ये जो सी ऑन्कोजीन्स है हमारी, यानी कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स कुछ भी, उन पे कुछ कार्सिनोजेंस यानी कि कुछ केमिकल्स जो कैंसर कॉजिंग है वो एक्ट करते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं ऑन्कोजीन्स में। अब ये ऑन्कोजीन्स एबनॉर्मल है, ये ऑन्कोजीन्स नहीं जानती कब रुकना है, कब चालू करना है सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, तो ये कैंसरस जीन्स बन जाती हैं। एक कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है कि कौन सी कैंसरस है, सी ऑन्कोजीन कैंसरस है या ऑन्कोजीन्स। तो सी ऑन्कोजीन्स नॉर्मल है एंड ऑन्कोजीन्स हमारी कैंसरस होती है, ठीक है। आगे आते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स पर। तो दे एक्ट एज चेक पॉइंट्स बिटवीन G1 S1, ठीक है, एंड G2 और M फेज में, यानी कि आपने फेज पढ़े होंगे, G1 ग्रोथ 1 फेज, S फेज, ठीक है, सिंथेसिस फेज, G2 ग्रोथ 2 फेज, और या फिर हमारा M फेज इज मेटा फेज, ठीक है। सो इफ द सेल्स आर एबनॉर्मल, यानी कि सेल्स अगर एबनॉर्मल हो गए तो ये डिवीजन नहीं होने देते, ठीक है। यही अब उनको वहीं रोक देते कि अब तुम डिवाइड नहीं कर सकते। अब कहीं पर अगर यही जीन चेंज हो जाए, यानी कि चेक पॉइंट खराब हो चुके हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में चेक पॉइंट को क्रॉस करके जाना होता है, तो काफ़ी मतलब वो डिसिप्लिन बना रहता है कि कोई भी गलत इंसान सिटी को क्रॉस ना कर जाए। तो ये क्या होता है, अब ये मान लो चेक पॉइंट्स ही हटा दिए गए तो कोई भी कहीं भी आता जाता रहेगा, कहीं भी कुछ भी हो जाएगा, तो एक कंट्रोल्ड वे में चीज़ें नहीं चलेंगी, और यही इनके साथ होता है। और जब ये जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं, म्यूटेट मतलब इनमें कोई चेंज आ जाता है, तो कैंसर हमारा डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब कुछ कॉजेज़ ऑफ कैंसर देख लेते हैं कि कैंसर किस किस वजह से होता है। कैंसर जिन चीज़ों की वजह से होती है, यानी कि जो चीज़ें कैंसर कॉज करती है उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस, यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। ये 3 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के ही होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा फिजिकल एजेंट, यानी कि जो फिजिकल चीज़ें हैं, जैसे कि रेडिएशंस लाइक एक्सरेज, गामा रेज, ठीक है, और यूवी रेज। अब ये जो एक्सरेज और गामा रेज है ये आयोनाइजिंग होते हैं और ये नॉन आयोनाइजिंग। ये क्या होते हैं इसके बारे में आपको नहीं जानना, आप बस अभी नाम याद रखिए। यूवी रेज के बारे में तो आपको भी पता होगा कि स्किन कैंसर का एक मेजर कॉज होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। जब हम जैसे इकोलॉजी का आपने कुछ पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, तो उसमें यूवी रेज के बारे में बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल एजेंट्स। सो वी हैव केमिकल एजेंट्स, कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि कॉजिंग कैंसर लाइक टबैको, तंबाकू, ठीक है, जिसको अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं। कुछ लोग चबाते हैं यानी कि च्यू करते हैं, कुछ स्मोक करते हैं, ठीक है। अल्कोहल्स में भी ये चीज़ें होती हैं, तो ये भी कैंसर कॉजिंग होती हैं। द माउथ कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है टबैको च्यूइंग। जो लोग टबैको को च्यू करते हैं, टबैको चबाते हैं, उसकी वजह से कैंसर होता है, ठीक है। स्मोकिंग लंग कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है, स्मोक करने से लंग कैंसर होता है, ठीक है। ये आपने टीवी एड्स में भी देखा होगा, ये काफ़ी डेंजरस होता है, ठीक है। सो अपने आसपास हमेशा अवेयरनेस फैलानी चाहिए इन चीज़ों को लेके। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स मतलब कोई पैथोजन है, फॉर एग्जांपल कॉजिंग वायरस लाइक HPV विच इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये भी कैंसर कॉज करता है। एंड HBV विच इज़ हेपेटाइटिस B वायरस, ये भी कैंसर कॉज करता है। अब 2 चीज़ें हैं इसमें, डायग्नोसिस और हमारे पास ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बीच का फ़र्क कई बार नहीं पता होता। डायग्नोसिस का मतलब होता है सिर्फ चेकअप। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, सिर्फ चेक करना, टू चेक कि वो बंदा ठीक है या वो बीमार है। कई बार होता है कि रैपिडली फीवर आ रहा है, तो कई लोग सोचते हैं यार क्या हो गया, ठीक है, तो उसको चेक करते कि ये नॉर्मल है या फिर यह कैंसरस है, क्या है। उसको चेक करने का जो मेथड है वो हमारा डायग्नोसिस है, जो अलग अलग तरीके के होते हैं। पहले हमारा हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी। आपने बायोप्सी का नाम बहुत सुना होगा कि बायोप्सी रिपोर्ट आती है। तो बायोप्सी का मतलब क्या होता है, इसमें टिश्यू सेक्शंस को काटा जाता है, यानी कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे कैंसर हो सकता है, वहाँ का एक टिश्यू लिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टेन करके
उसको उसकी एबनॉर्मेलिटी को देखा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है। ये काफ़ी आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें इसी वे में लिखी गई है कि सबसे बेकार क्या मेथड, मैं बेकार तो नहीं बोल सकते, सबसे डेंजरस मेथड कौन सा है और सबसे सेफ मेथड कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से इसको करा गया, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हमें टिशू लेना होता है, एंड टिशू जो होता है वो उसको लेना आसान नहीं है, ठीक है। ऐसे किसी की बॉडी में से भी टिश्यू हम नहीं ले सकते बिना उसको पूरा चेक किए कि यार यहाँ से लेना सेफ होगा या नहीं, ठीक है। अगला हम देखें तो रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी क्या है हमारा, पेन ले लूँ मैं, हाँ। रेडियोग्राफी क्या है हमारा, इसमें जो एक्सरेज हैं, ठीक है, एक्सरे आप सबने कराया होगा, एक्सरेज है उनको यूज़ किया जाता है, इससे 2D इमेज मिलती है, ठीक है, ऑर्गन्स की, ठीक है। ये याद रखना कि रेडियोग्राफी से हमें 2D इमेजेस मिलती हैं और CT स्कैन से हमें 3D इमेजेस मिलती हैं। दोनों में ही एक्सरेज का ही यूज़ होता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। बट एक चीज़ है, देखो कैंसर होता है एक्सरेज से, है ना, हमने अभी ऊपर देखा, ये देखिए क्या ये हमारे फिजिकल एजेंट्स में थे एक्सरेज, ठीक है। मान लो किसी को इन्हीं की वजह से कैंसर है, तो क्या आप इस पर और वो डालोगे कि वो और सीवियर कंडीशन हो जाएगी वहाँ पे? तो इसके लिए होता है हमारा MRI, विच इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में बहुत हल्की सी मैग्नेटिक फील्ड को ना, हल्की सी पता नहीं है स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कई बार स्ट्रॉन्ग भी होती है, कई बार हल्की भी होती है, ठीक है, वो ली जाती है जिससे 3D इमेज मिलती है। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा न्यूरल जो सिस्टम है ना, जो नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर थोड़ा सा बहुत कम अमाउंट में वोल्टेज रहता है। उस वोल्टेज की वजह से थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की पूरी 3D इमेज बन जाती है। ये सबसे सेफेस्ट टेक्निक है। अगली है ब्लड और बोन मैरो टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट और आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स। ये भी कुछ होती है, इनके बस आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। मेन तो ऊपर की 4 वाली थी। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स जो है ये प्री डायग्नोसिस है, कि मान लो किसी की जनरेशन्स में कैंसर चलता आ रहा है, ठीक है, भले ही वो कंट्रोल्ड है बट है, तो आप उसकी जीन्स को पहले से ही चेक कर सकते हैं, पहले से उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं ताकि उसमें वो चीज़ आगे ना हो। अगला है ट्रीटमेंट, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज टॉपिक, कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो हमारे पास 4 तरीके के ट्रीटमेंट अब तक है। पहला है सर्जिकल मेथड। जो सर्जिकल मेथड है ये ज़्यादा सीवियर केसेस में हम अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इससे काफ़ी कैंसर होता है, कैंसर बोलो काफ़ी रिस्क होता है, ठीक है, कि वो आगे पूरी बॉडी में या फिर वो निकलेगा या नहीं है, इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये शुरुआती के स्टेजेस में अगर पता लग जाए तो ये रिमूव हो सकता है वाया सर्जरी। अगला है रेडियोथेरेपी। तो इस रेडियोथेरेपी में हम गामा रेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको आना चाहिए कि ट्रीटमेंट अगर रेडियोथेरेपी से हो रहा है तो इसमें हम गामा रेज यूज़ कर रहे हैं, और अगर डायग्नोसिस अगर रेडियोथेरेपी से हो रहा है तो उसमें हम एक्स रेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे टारगेट सेल्स है, कुछ कैंसर सेल्स है, वो इसकी रेडिएशन की वजह से डेथ हो जाती है उन सेल्स की। बट इसमें भी ये रिस्क होता है कि जो सही सेल्स हैं आसपास के, ठीक है, जो सही सेल्स है बिल्कुल, वो भी डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन या बहुत खराबी हो सकती है बॉडी में। नेक्स्ट वी हैव कीमोथेरेपी। कीमो मतलब केमिकल्स, थेरेपी मतलब इलाज, ठीक है। तो केमिकल्स के हेल्प से हम इलाज करते हैं, यानी कि इसमें हैवी केमिकल्स या हैवी ड्रग्स दी जाती हैं पेशेंट को, ताकि उसके अंदर से वो जो ग्रोथ है उसकी कंट्रोल रहे। बट इसके साइड इफेक्ट भी काफ़ी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में कहीं पे, जो लोग ज़्यादा कीमोथेरेपी लेते हैं उनका हेयर लॉस हो जाता है, वो गंजे हो जाते हैं, ठीक है, एनीमिया हो जाती है, खून की कमी, काफ़ी लथार्ज फील करते हैं, वीकनेस काफ़ी हो जाती है। अगला है इम्यूनोथेरेपी। ये काफ़ी लेटेस्ट टेक्निक है, ठीक है। समटाइम्स आवर ओन सिस्टम डज नॉट रिस्पॉन्स अगेंस्ट द ट्यूमर। अब हमारी अपनी खुद की इम्यूनिटी भी कोई चीज़ है, ठीक है, तो कई बार वही काम नहीं करती है, वो ठप पड़ जाती है कैंसर्स के खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फा इंटरफेरॉन्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है, वो दिए जाते हैं। वो कब रिलीज़ करता है सेल, जब सेल डिस्ट्रॉय होता है तब वो रिलीज़ करता है इंटरफेरॉन्स, ठीक है। ये हम आपकी साइटोकाइन बैरियर, इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन्स, ठीक है। ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स होते हैं, यानी कि जो भी आपके सेल्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं कैंसर के खिलाफ, उसको ये मॉडिफाई करके उसको ख़त्म करने का काम कर देते हैं शुरू, ठीक है। आर गिवन टू एक्टिवेट द इम्यून रिस्पॉन्स, सही। इससे आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो आपका जनरेट होता है, लाइक नेचुरल किलर सेल्स, यानी कि जो किलर सेल्स है हमारी बॉडी के, जो पैथोजेंस या जो बेकार की चीज़ें जो डिजीज़ कॉजिंग है उनको डेथ करते हैं, उनको एक्टिवेट कर देते हैं, उनका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा कर देते हैं, और इससे कैंसर ठीक होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। यट हमने कैंसर के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है, और ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें से क्वेश्चंस नहीं आते, लगातार हर जगह क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है।
आप चाहे इसको वैसे भी ना ले तो जनरल नॉलेज के लिए भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो विद दिस नोट लेट्स एंड आवर टुडेज सेशन। छोटा सा ही सेशन था आज, सो इंडिपेंडेंस डे भी है आज।